एडवांस स्टडीज कॉलेज अभी कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स एज वेल एज स्टडी टिप्स और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। आज इस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 4 है जिसमें ओनली 1 चैप्टर है। अब 1 चैप्टर की जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की है। ये जो चैप्टर है ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे मेन चैप्टर है एंड दैट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का जो चैप्टर है इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मींस आप एक चैप्टर कंप्लीट करोगे आपके 6 मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है गवर्नमेंट बजट। एग्जाम में इसकी जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की है, मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आएगा और वन चैप्टर ही है तो 1 चैप्टर में आपके 6 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अब बजट तो सभी को पता है कि क्या होता है कि जिसकी जितनी सैलरी होती है उतना ही वो कहता है कि हमारा सैलरी है तो इतने में ही हमने अपना बजट डिसाइड करना है। तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जब उनके पास सैलरी आती है तो वो सभी खर्चे अलग अलग कर देते हैं कि इतना मैंने खर्च करना है यहाँ पर, इतना मैंने यहाँ पे खर्च करना है और बाकी जो पैसा थोड़ा सा बचता है उसे मैं सेव करूंगा। अब ये बजट वो क्यों ऐसे डिवाइड करते हैं कि मैंने इतना पैसा राशन पे खर्च करना है, इतना पैसा मैंने अगर आउटिंग पे के लिए रखना है, इतना पैसा मैंने बच्चों की फीस के लिए रखना है, वो क्यों करते हैं कि उनका जो 1 मंथ का जो एक्सपेंडिचर है पूरा वो स्मूथली रन हो सके, किसी जगह पे भी किसी भी एरिया में उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसीलिए जो फैमिलीज हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बजट को डिसाइड करते हैं। सिमिलरली हमारी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का भी एक बजट होता है जिसे वो ऐसे डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी इकोनॉमी को कैसे रन करवाना है। तो मतलब इकोनॉमी को रन करवाने के लिए उनके पास जो पैसा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कहाँ लगाया जाए, कहाँ पे खर्च किया जाए, कहाँ से हमें रेवेन्यू मिलेगा, ये सब चीजों को जो अगर हम एक स्टेटमेंट में बना लें तो उसे हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या है, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट है showing item wise estimate of receipts and expenditure during an fiscal year. Fiscal year कौन सा होता है? Fiscal year starts from 1st April to 31st March, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एनुअल स्टेटमेंट है कि पूरे साल की एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसमें शोइंग आइटम वाइज, जिसमें हर एक चीज आइटम वाइज मेंशन की जाती है। एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर कि कौन सी जगह से हमें रिसिप्ट मतलब रेवेन्यूज आएंगे और कहां पर हमें खर्चा करना है ड्यूरिंग एंड फिस्कल ईयर, एक साल के अंदर। मतलब गवर्नमेंट में क्या किया जाता है, गवर्नमेंट बजट में क्या होता है कि हमने पूरे साल का आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है, आपने देखा होगा हर साल बजट पास होता है तो हमारे पेरेंट्स टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं कि आज तो बजट आना है तो हम टीवी देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो वो जो बजट है वो यही बजट है जिसमें ये बताया जाता है कि आने वाले साल में हमारी कौन से प्रोग्राम्स या पॉलिसीज हैं, कैसे हमने कहाँ खर्च करना है, कहाँ से हमें कितना रेवेन्यू मिलेगा या हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे रन करवाना है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट। अब इसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं बजटरी पॉलिसीज। बजटरी पॉलिसीज या आप कह सकते हो फिस्कल पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हम फिस्कल पॉलिसीज भी कहते हैं और बजटरी पॉलिसीज भी कहते हैं। क्लियर? अब ऑब्जेक्टिव जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से वन टॉपिक भी आ सकता है। अब हम ये बजट बनाते क्यों हैं, किस पर्पस के लिए बनाया जाता है?
फर्स्ट क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, हमारी गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास कलेक्ट होते हैं या सोसाइटी से जितने भी रिसोर्सेज आए होते हैं गवर्नमेंट के पास, वो उसे रीएलोकेट करती है। कैसे? अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, देखो जो प्राइवेट एंटरप्राइज है वो हमेशा वहां इन्वेस्टमेंट करेगा जहां उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, इनकम सोर्स उसका ज्यादा हो, तो वो कई एरियाज छोड़ देती है, ऐसे एरियाज जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो। तो उस केस में हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करती है थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव और सोशल वेलफेयर मोटिव में बैलेंस बन सके और दोनों चीजें अचीव हो सके। क्लियर है? मतलब रीएलोकेट करने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हो सके, हमारी गवर्नमेंट इस तरीके से रीएलोकेट करती है रिसोर्सेज को। कैसे? अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अगर हम उन्हें लगता है कि हमारी कंट्री में सिगरेट तंबाकू की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगा देगी। जो सिगरेट है तंबाकू है उसके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेशन कर देगी। हैवी टैक्सेशन होने की वजह से क्या होगा, उसका प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइसेस जैसे बढ़ जाएंगे तो जो लोग हैं उसको कंज्यूम कर रहे थे अब उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब अब हमने क्या किया, उनकी डिमांड को कम कर दिया, तो इससे क्या हुआ, सोसाइटी का वेलफेयर हो गया। क्लियर? इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है, जहां उन्हें लगता है कि वेलफेयर होना चाहिए वहां पे वेलफेयर के लिए काम करती है, जहां उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम लगता है करना चाहिए वहां पे वो वैसे करती है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब इसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या करनी है, इनइक्वालिटीज किसमें, इनकम एंड वेल्थ में। यहां पर अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली रिच एंड पुअर के गैप को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। कैसे करती है, इसमें वो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स एंड सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है। अब ये टैक्स लगता है रिच पे और सब्सिडीज मिलती है पुअर्स को। कैसे? देखो, रिड्यूस क्या करना है, इनइक्वालिटीज। जो रिच है वो यहाँ है, जो पुअर है वो इधर है। अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो इस गैप को कम से कम हम इतना कर दें, कम कर दें। तो वो कैसे करते हैं कि जो रिच लोग होते हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया जाता है, उनका प्रॉपर्टी टैक्स हो, उनकी इनकम के ऊपर हैवी टैक्स लगाया जाता है, सो दैट उनसे टैक्स ले लिया जाए, उनसे पैसा ले लिया जाए, और जो पुअर लोग हैं जो अपनी डिमांड, अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सब्सिडीज दी जाती है, हेल्प दे दी जाती है कि आप डिमांड करो, चीजें खरीदो। उनके लिए चीजें सस्ती कर दी जाती है, सब्सिडीज उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है किसी वे में। तो वो क्या होता है, अब रिच जो था उसका गैप और पुअर की डिमांड कम ज्यादा हो गई यहाँ पे, तो अब ये क्या हो गया, गैप क्या होगा, कम। तो इस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिड्यूस करती है इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज को। इसके अलावा क्या करती है गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि जो पुअर सेक्टर है उनके लिए जो बीपीएल है, बीपीएल स्टैंड्स फॉर, बीपीएल क्या आता है, बीपीएल स्टैंड्स फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब जो गरीबी रेखा से भी नीचे रह रहे हैं उनके लिए फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाती हैं एट अ कंसेशनल रेट और बहुत ही मिनिमम रेट के ऊपर। ठीक है, सो दैट उनकी नेसेसिटी गुड्स की डिमांड तो पूरी हो सके। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब हमारी कंट्री को या हमारी इकोनॉमी को स्टेबल होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसकी जो सारी कंडीशंस हैं फेवरेबल होंगी। कंडीशंस कौन सी होती हैं,
कि एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ये कंडीशन होगी तो ही हमारी इकोनॉमी स्टेबल कहलाएगी। बट अगर हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, मींस या एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड की कंडीशन है, मतलब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन कब होगी? इस केस में डिमांड जब ज्यादा है, डिमांड जब ज्यादा होती है, लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है। जब डिमांड कम होती है तो हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है, मींस डिमांड ही नहीं कोई कर रहा। तो अगर इन दोनों कंडीशंस को रिमूव करना है तो ही हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो पाएगी। अब ये दोनों कंडीशंस क्या है, हमारी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। ना तो महंगाई अच्छी है हमारी इकोनॉमी के लिए, ना ही डिफ्लेशन अच्छी है, जिसे हम मंदी भी कहते हैं, वो भी अच्छी नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जब बजट प्रिपेयर कर रही होती है तो अपनी बजटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली क्या करती है, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। अगर आपको याद हो तो ये जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला ये जो टॉपिक है, ये हमारी जो प्रीवियस चैप्टर था प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एक्सेस डिमांड, ये सेम वो पूरा वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फुली डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। क्लियर? चलिए, अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को या तो कम कर देती है या बढ़ा देती है, जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। कैसे? देखो, इन्फ्लेशन है, इट मींस हमारी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है, कहीं यहाँ कहीं डिमांड हो रही है, ठीक है, और सप्लाई प्रोड्यूसर यहाँ कहीं सप्लाई कर रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो गवर्नमेंट क्या करती है इस केस में, अपने एक्सपेंडिचर को वो कम कर देती है, अपने खर्चों को कम करती है। जैसे वो अपने खर्चों को कम करती है, इट मींस उसने डिमांड खींच ली मार्केट से, तो ये डिमांड क्या आ जाएगी, यहाँ कहीं आ जाएगी। इस तरीके से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन की सिचुएशन को खत्म करती है। ऑन द अदर हैंड साइड, डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या होता है कि सप्लाई कहीं पे यहाँ कहीं है, डिमांड यहाँ कहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना खर्चा बढ़ा देती है, मतलब रोड्स बनाने शुरू कर देती है, ब्रिज बनाने शुरू कर देती है, डिफेंस पे खर्चा करना शुरू करती है, सो दैट ये डिमांड बढ़ जाए और कहीं सप्लाई तक मैच कर जाए और हमारी इकोनॉमी से डिफ्लेशन की प्रॉब्लम रिमूव हो जाए। क्लियर? अब नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइजेस को हम गवर्नमेंट की कंपनीज कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSU। अब इसमें क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, कैसे, या तो वो गवर्नमेंट के नाम की कंपनीज हैं, या गवर्नमेंट ने उन्हें ओन करके रखा हुआ है, या गवर्नमेंट के किसी कंपनी में 51% शेयर्स हैं, तो वो भी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर होता है तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है, ऐसे प्रोविजंस वहां पे बनाती है कि जिससे इन सेक्टर्स की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की या इन कंपनीज की फंडिंग पॉसिबल हो सके, क्योंकि इन्हें भी तो रन किसने करना है, गवर्नमेंट ने रन करवाना है ना, तो गवर्नमेंट को वो इन कंपनीज को रन करवाने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो वो पैसा कहां से आता है, कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, इन सब का प्रोविजन जो है बजट में एक्सप्लेन किया होता है। क्लियर? अच्छा, अगर हम ये जो एंटरप्राइजेस में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर चलाई जाती हैं, मतलब इससे जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव किया जाए, वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकाली जाए, सो दैट हमारी इकोनॉमी से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी रिमूव हो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। हर एक इकोनॉमी का पहला ऑब्जेक्टिव कि हमारी इकोनॉमी
ग्रो करे। अब ग्रो कैसे करेगी? इस केस में जो है गवर्नमेंट क्या यूटिलाइज करती है? अपनी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग पॉलिसी। अब ये क्या है? इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट या सेविंग है उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करती है कि अगर लोग कम सेव कर रहे हैं या कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन्हें एनकरेज किया जाए कि सेविंग भी हो और इन्वेस्टमेंट भी हो। सेविंग अगर होती है तो उस सेविंग को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाए सो दैट इकोनॉमी ग्रो हो, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो इनकम जनरेट होगी। ठीक है, अगर सिंपल एग्जांपल, अगर कोई हम बिजनेस करते हैं तो पहले हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, तभी तो हमारे पास पैसा आता है। इसी तरह से गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो हो तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। क्लियर? तो वो इसीलिए कहती है कि जो इन सेविंग है कुछ पोर्शन अपने पास रख के ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, सो दैट इन्वेस्टमेंट होने से हमारी इकोनॉमी में इनकम के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारी इकोनॉमी डेवलप होनी शुरू होती है, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है एक ए जगह है और एक बी जगह है। अगर एक बहुत डेवलप्ड है और एक अंडर डेवलप्ड है, अगर एक बहुत डेवलप्ड है और एक अंडर डेवलप्ड है, इन दोनों की डिस्पैरिटीज को कम करना, इन दोनों के गैप को कम करना। अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल लूं कि एक है हमारे पास ए रीजन, ये ए रीजन है और एक ये बी रीजन है। ठीक है, ये बहुत डेवलप्ड है और ये जो है अंडर डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड रीजन है। डेवलप्ड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है, पानी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, टैक्स कंसेशन सब कुछ, सब कुछ चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। बट यहाँ पर लाइट के कट्स बहुत लगते हैं, बहुत ज्यादा रोड्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। तो इन दोनों को की डिस्पैरिटीज को कम कैसे करें? तो इन दोनों की डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में अपनी पॉलिसी के थ्रू एक ऐसे प्रोविजंस बनाती हैं कि जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं वहां पर टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड करवा दिए जाएं, टैक्स कंसेशंस। ठीक है, या सप्लाई अच्छी प्रोवाइड करवा दी जाए। टैक्स कंसेशन का मतलब है कि वहां पर या फिर हम कहें जो लिबरल लॉज प्रोवाइड करवा दिए जाए। इनका मतलब क्या है? देखो, जब हमने कभी इंडस्ट्री लगानी है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ता है, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि जो अंडरडेवलप्ड रीजन है वो डेवलप हो तो जो हमारे कानून है उनको बहुत लिबरल करके जाए, आसान बना दिया जाए। उन लोगों को टैक्स कंसेशन दिया जाए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मतलब अगर एक पर्सन कहते हैं कि मैं यहाँ पर इंडस्ट्री लगाऊंगा तो उसे टैक्स कंसेशन मींस आप यहाँ पर इंडस्ट्री लगाओ, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा या फिर बहुत कम टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको हेवी टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे करना। तो गवर्नमेंट हम क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट को टैक्स कंसेशन की फैसिलिटीज दे रहे हैं, सप्लाई की फैसिलिटीज दे रहे हैं कि हम आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे एट दिस रेट, कम रेट के ऊपर। अगर यहाँ पर आप 10 रुपीज यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो तो यहाँ पे आप 4 रुपीज के हिसाब से हम आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, सो दैट इंडस्ट्रियलिस्ट एनकरेज हो, उसे लगे कि हाँ मुझे यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने का फायदा होगा। जैसे ही यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगनी शुरू होंगी तो ये जो रीजन है ये भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्या हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट का मतलब एनुअल स्टेटमेंट, ये एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होती है, एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है कि हाँ इतना ही खर्चा होगा या इतने ही रेवेन्यू होंगे। ओके, एस्टिमेटेड होता है पूरे साल में हमने कौन से प्रोग्राम्स या पॉलिसीज यूज करके अपने खर्चे और रेवेन्यूज करने हैं, जनरेट करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है और जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल चीजें हैं उन्हें उनकी कंजम्पशन को रिड्यूस करती है थ्रू हैवी टैक्सेशन, और जो सोसाइटी के लिए वेलफेयर का काम करते हैं उन्हें एनकरेज करती है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रिच और पुअर के गैप को कम करती है थ्रू टैक्स एंड सब्सिडीज।
नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल लाने की कोशिश करती है, इकोनॉमी से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो उनकी यूनिट्स हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, उनको मोटिवेट करती है, उनके फंड्स का अरेंजमेंट करती है, जिससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग को एनकरेज करती है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, दो रीजन्स की डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, लाइक लॉ को लिबरल करती है, टैक्स कंसेशन, सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, सो दैट एक जो अंडर रीजन है वो भी डेवलप हो सके। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फुल फ्लेज भी आ सकता है 5 मार्क्स में, या फिर ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंडिविजुअली भी आ जाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन या तो गवर्नमेंट ने सीधा पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया, या फिर क्या हुआ कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स को एक्सप्लेन करो, या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करो कि गवर्नमेंट बजट के थ्रू हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करते हैं, या रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे मेंटेन होता है। तो ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं और फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। नोट्स आपको इसके मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, यूजफुल हो आपके लिए, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो स्किप ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।